नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे समय निकट आते जा रहा है, आरजेडी जबरदस्त सक्रियता दिखा रही है और लालू यादव से मुलाकात के बाद एक्शन में आ गए हैं। तेज प्रताप यादव और आरजेडी ऑफिस में लगा रहे हैं लगातार दरबार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ कांग्रेस करेगी सत्ता परिवर्तन का आह्वान। और तीसरी बड़ी खबर में फिर से आपको बताएंगे बिहार के बारे में, जहां पर बीजेपी सांसदों के सीट बंटवारों के फार्मूले के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा और जेडीयू में हलचल मच गई है, जिसके बाद यह माना जा सकता है कि सीट बंटवारा इस वक्त जबरदस्त मुसीबत एनडीए के लिए खड़ी कर सकता है और भाजपा जेडीयू में फूट तक की नौबत आ सकती है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी और जेडीयू को, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू से मुलाकात के बाद एक्शन में तेज प्रताप, आरजेडी ऑफिस में लगाया दरबार। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अचानक तेज प्रताप यादव पार्टी में एक्टिव हो गए हैं। जब ऑफिस में आज कोई नहीं रहता है, तभी भी तेज प्रताप आरजेडी ऑफिस पहुंचे और अपना दरबार लगाया है। वह आरजेडी नेताओं को बताना चाहते हैं कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तेज प्रताप छुट्टी के दिन भी पार्टी ऑफिस पहुंचकर अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार के दिन प्रदेश राजद कार्यालय बंद रहता है, पार्टी का कोई बड़ा नेता दफ्तर नहीं पहुँचता है, लेकिन रांची से पटना लौटने के बाद तेज प्रताप रविवार को ही पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं और अभी अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस के बाहर टिकट को लेकर रिज्यूम लेकर कई लोग आए थे। तेज प्रताप यादव ने एक एक को बुलाकर सभी से मुलाकात किए। कुछ इसमें तेज प्रताप यादव के अपने भी समर्थक थे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव टिकट को लेकर आए लोगों से मिलते तक नहीं हैं। ऐसे में तेज प्रताप ने लोगों से मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप अपने कई समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, इसलिए इस बार पार्टी में चुनाव से पहले एक्टिव हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह अपने कई समर्थकों को लेकर टिकट मांगे थे, लेकिन नहीं मिला, जिसके खिलाफ तेज प्रताप अपने समर्थकों को निर्दलीय चुनाव में खड़ा कराकर अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव, बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ कांग्रेस करेगी सत्ता परिवर्तन का आह्वान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए लड़ेगी। पार्टी ने तमाम मशक्कत के बाद चुनावी नारा चुन लिया है। कांग्रेस इस चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन का उद्घोष करेगी, इसीलिए नारा गढ़ा गया है, बोले बिहार बदले सरकार। अपनी चुनावी गतिविधियों में पार्टी ने इस नारे का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। 1 सितंबर से शुरू हो रहे पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के लोगों में भी इसी नारे का प्रयोग किया गया है। बिहार में कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर कसी कमर। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस बीच सभी पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसदों के सीट बंटवारे के फार्मूले के बाद सियासत तेज, जेडीयू ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद बिहार में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बैठक में भाजपा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के सामने अगले विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की तरह जेडीयू से आधी सीटों पर समझौता करने की मांग रखी है। भाजपा सांसदों की मांग के बाद बिहार में एनडीए खेमे में सरगर्मी तेज है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान की माने तो सीटों के बारे में और सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान के जिम्मे में है। लेकिन जब बिहार विधानसभा का अगला चुनाव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में होना है, तो ऐसे में भाजपा सांसदों की मांग जायज लगती है। संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा विरोधी भी करते हैं और ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई अंतर्विरोध नहीं है। उधर जेडीयू ने भी इस पूरे मामले को लेकर सदी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी प्रवक्ता और बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। अगर जेडीयू में भी मेरे जैसा कार्यकर्ता कोई मांग रख रहे हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार की मुहर नहीं लगी, तब तक वैसी मांगों का कोई मतलब नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए में सभी नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का हक है और इसी कारण भाजपा सांसदों ने भी अपनी राय रखी है। जेडीयू नेता चाहे जो कहे, लेकिन भाजपा नेताओं की माने तो वह अब पहले पार्टी वाली नहीं बल्कि एक सशक्त पार्टी हो चुकी है। ऐसे में खुद भाजपा के अंदर महत्वाकांक्षा जिस कदर बढ़ी है, वैसे में सीट शेयरिंग को लेकर सम्मानजनक समझौता ही पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में होगा।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस विभाग के विरोध के बाद बैकफुट पर आई नीतीश सरकार, इस आदेश को लिया वापस। जी हां दोस्तों, बिहार में पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट करने के आदेश पर नीतीश कुमार सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट का आदेश वापस ले लिया है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस आदेश पर गहरी आपत्ति व्यक्त की थी। क्या है मामला? दरअसल 23 अगस्त को बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी को एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में अधिकारियों को ऐसे पुलिस कर्मियों के कामकाज की समीक्षा करनी है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है और शारीरिक रूप से फिट नहीं है। जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग की ओर से भेजे गए इस पत्र में सिपाही से लेकर डीएसपी रैंक के सभी पुलिस कर्मियों के काम की समीक्षा करने का आदेश एसपी और रेल एसपी को दिया गया था। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सरकार ऐसे पुलिसकर्मी जो अपने कामकाज को लेकर चुस्त दुरुस्त और शारीरिक रूप से फिट नहीं है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस विभाग को सभी जिलों से लिस्ट प्राप्त होने के बाद हर महीने की 9 तारीख को इस संबंध में समीक्षा बैठक होगी। वहीं सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षकों को इस तरह का आदेश जारी करने के बाद बिहार में पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया था। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने एक बयान में कहा था कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य में पुलिस कर्मियों की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप बोले, चुनाव के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है टिकट मांगना, लेकिन आरजेडी उन्हीं को टिकट देगी जो जमीन से जुड़े हैं। जी हां दोस्तों, रांची में अपने पिता लालू प्रसाद से मिलकर लौटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी दफ्तर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। रविवार को वह पार्टी कार्यालय पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक वहां लोगों से मिलते जुलते रहे। टिकट के लिए बायोडाटा जमा करने वालों से उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है, लेकिन पार्टी सर्वे करा रही है। सर्वे के बाद ग्रास रूट से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव के समय कार्यकर्ताओं का अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन सबको टिकट देना संभव नहीं होता है। पहला लक्ष्य है राज्य से इस डबल इंजन की सरकार को भगाना। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मौजूदा राज्य सरकार किसानों और युवकों की घोर विरोधी है। उन्होंने पार्टी कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्य का मुआयना किया, साथ ही 4 सितंबर को होने वाले छात्र राजद के कार्यक्रम की समीक्षा की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अस्पताल में न डॉक्टर हैं न दवा है, जमीन पर मरीज को लिटा देते हैं। इस बार बिहार सरकार का जाना तय है। रांची में एफआईआर पर बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम 4 गाड़ियों के साथ गए थे। हमारे साथ पीछे से कितनी गाड़ियां गई थी यह हमको नहीं पता है। जो पीछे से आ जाते हैं हम उनके साथ लड़ नहीं सकते हैं। हमने झारखंड के मुख्य सचिव से मुलाकात भी की थी, कोरोना का टेस्ट भी करवाया था जो नेगेटिव आया था। गेस्ट हाउस की मांग की तो नहीं मिला, ऐसे में रोड पर तो नहीं सो जाते, लिहाजा होटल में ठहरना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। माकपा की मांग 100 रुपए के टोकन पर सिंधिया को दी गई 146 एकड़ जमीन की भी हो जांच। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आ गई थी। कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा करने का ऐलान किया था। कमलनाथ सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए शिवराज सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सिंधिया को लेकर हमलावर हो गई है। माकपा ने मांग की है कि सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को कमलनाथ सरकार के समय सस्ते में भूमि आवंटन की भी समीक्षा हो और इसे निरस्त किया जाए। माकपा मध्य प्रदेश के सचिव जसविंदर सिंह ने रविवार को बयान जारी कर आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के समय सिंधिया की सोसाइटी को महज 100 रुपए की टोकन राशि पर 146 एकड़ जमीन 99 साल के लिए लीज पर दे दी थी। माकपा नेता ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने और शिवराज सरकार के गठन के अगले ही दिन राजस्व न्यायालय में सिंधिया के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस ले लिया गया। उसी समय से यह आम धारणा बन गई है कि शिवराज सरकार सौदेबाजी कर सत्ता में आई सरकार है। अब भाजपा सरकार यदि कमलनाथ सरकार के अन्य फैसलों की समीक्षा कर पलटती है और इस निर्णय को जस का तस रहने देती है तो यह धारणा और मजबूत हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि शिवराज सत्ता में बने रहने के लिए सौदेबाजी का ही सहारा ले रहे हैं। माकपा नेता के मुताबिक सिंधिया के ट्रस्ट को आवंटित जमीन की कीमत करीब 212 करोड़ आंकी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की आलोचना करते हुए माकपा के प्रदेश सचिव ने कहा कि वे अपनी संपत्ति बचाने और जमीन कब्जाने के लिए सरकारों से सौदेबाजी करते हैं। सिंधिया का सिद्धांतों से कोई वास्ता नहीं है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश की रणनीति, जीत 2022 में सरकार बनाने का देंगे संदेश। जी हां दोस्तों, विभिन्न कारणों से रिक्त हुई कई विधानसभा सीटों पर चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सभी राजनीतिक दलों द्वारा तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन यह सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में घमासान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होना है। भाजपा इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में है और ज्यादातर उपचुनाव पर जिसकी सरकार होती है उसकी ही विजय होती है। इस कारण समाजवादी पार्टी को यह उपचुनाव किसी उम्मीदवार से नहीं लड़ना है, सरकार से लड़ना है। यह भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं। इस कारण इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर वे काफी संजीदा हैं और कोरोना संक्रमण काल के बावजूद पिछले 3 दिनों से उन्होंने युद्ध स्तर पर एक बार फिर काम संभाल लिया है। इसके लिए वे संबंधित विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों और नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। अखिलेश यादव यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह उपचुनाव उन्हें जीतना है और आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने और सरकार बनाने का संदेश देना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के सैकड़ों युवा समर्थकों ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव की उपस्थिति में रविवार को डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा से बड़ी संख्या में भाजपा के युवा नेता व कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। सबसे पहले खोला चांद फाफरी में एक कार्यक्रम के तहत 143 युवा भाजपा के समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। उसके बाद डाबग्राम 2 नंबर अंचल के जाबरा भीटा में 237 भाजपा के युवा समर्थक और उनके परिवारों ने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। सभी को राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने पार्टी का झंडा थमाकर दल में शामिल किया। इस मौके पर राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में काफी विकास हो रहा है। तृणमूल में शामिल होने वालों को दल में उचित मान सम्मान मिलेगा। इस मौके पर डाबग्राम फुलबाड़ी तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौतम गोस्वामी, डाबग्राम फुलबाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष देवाशीष प्रामाणिक समेत स्थानीय नेतागण उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस विभाग के विरोध के बाद बैकफुट पर आई नीतीश सरकार, इस आदेश को लिया वापस। जी हां दोस्तों, बिहार में पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट करने के आदेश पर नीतीश कुमार सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट का आदेश वापस ले लिया है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस आदेश पर गहरी आपत्ति व्यक्त की थी। क्या है मामला? दरअसल 23 अगस्त को बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी को एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में अधिकारियों को ऐसे पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा करनी है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है और शारीरिक रूप से फिट नहीं है। जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग की ओर से भेजे गए इस पत्र में सिपाही से लेकर डीएसपी रैंक के सभी पुलिसकर्मियों के काम की समीक्षा करने का आदेश एसपी और रेल एसपी को दिया गया था। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सरकार ऐसे पुलिसकर्मी जो अपने कामकाज को लेकर चुस्त दुरुस्त और शारीरिक रूप से फिट नहीं है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस विभाग को सभी जिलों से लिस्ट प्राप्त होने के बाद हर महीने की 9 तारीख को इस संबंध में समीक्षा बैठक होगी। वहीं सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षकों को इस तरह का आदेश जारी करने के बाद बिहार में पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया था। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने एक बयान में कहा था कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य में पुलिस कर्मियों की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, कहा रोगी राज कब संवेदनशील होगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने रविवार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। सपा ने गोरखपुर दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए एक ट्वीट में कहा, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में उनकी सर्वकालिक उपस्थिति के बीच अगस्त अपराध क्रांति में हर दूसरे दिन हो रही हत्या। ट्वीट में यह भी कहा गया कि वीवीआईपी जिले गोरखपुर में बीते 28 दिनों में 14 लोगों की हत्या होने से जिंदगी दहशत में है। राज्य को जंगल राज में जलाने वाला रोगी राज कानून व्यवस्था पर कब संवेदनशील होगा। पार्टी ने एक अन्य ट्वीट में एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि जौनपुर में पुलिस ने अमानवीयता की हद पार करते हुए एक महिला और उसकी बेटियों को दौड़ा-दौड़ाकर लाठियों से पीटा। सपा ने मामले की जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सपा के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सपा और बसपा सरकारों के कार्यकाल के मुकाबले भाजपा के शासन में अपराध की संख्या में खासी गिरावट हुई है। उन्होंने दावा किया कि सपा दुर्दांत माफियाओं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई से बौखला गई है। इन दोनों ही माफियाओं को सपा सरकार के दौरान सत्ता का संरक्षण मिलता था। शुक्ला ने कहा कि सपा को लगता है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के जरिए उसने जो साम्राज्य खड़ा किया था उस पर अब चोट की जा रही है। इसी वजह से सपा ऐसे बेबुनियाद बयान जारी कर रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युवा कांग्रेस ने रोजगार दो अभियान से जुड़ने के लिए जारी किया नंबर। जी हां दोस्तों, भारतीय युवा कांग्रेस ने रोजगार दो अभियान से जुड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है। युवा कांग्रेस के अनुसार इस मिस्ड कॉल नंबर के माध्यम से पूरे देश के युवा रोजगार दो अभियान से जुड़कर केंद्र सरकार से रोजगार की गुहार लगा सकते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने रविवार को एक बयान में कहा कि पूरे देश के युवाओं को रोजगार दो अभियान से जोड़ने के लिए हमने मिस्ड कॉल नंबर 79987999854 जारी किया है, ताकि हम गांव-गांव, शहरों, कस्बों और राज्यों की राजधानी में युवाओं की रोजगार दो की मांग को मजबूती से उठा सकें। श्रीनिवास ने कहा कि आज देश के युवाओं की केवल एक मांग है, रोजगार दो। रोजगार दो। देश में बढ़ती बेरोजगार से युवा परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास रोजगार के नए अवसर पैदा करने का कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 50 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी की मार देश का युवा झेल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव का संदेश ले पटना लौटे तेज प्रताप। बड़े भाई के घर पर डिनर करने पहुंचे तेजस्वी यादव। चुनावी चर्चा में जीजा भी रहे शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हाल ही में अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मिलने के लिए रिम्स में पहुंचे। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दरअसल बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पिता और पुत्र की ये मुलाकात खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों की इस मुलाकात में चुनाव के दौरान महागठबंधन को एकजुट रखने सीएम नीतीश के खिलाफ आक्रामक चुनावी अभियान पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में वरिष्ठ पार्टी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को लेकर भी चर्चा की गई। पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप भी कह चुके हैं कि उनसे कोई नाराजगी नहीं है। बकौल तेज प्रताप, रघुवंश पार्टी के बड़े नेता और हमारे चाचा हैं। उनकी नाराजगी मीडिया द्वारा उड़ाई गई सिर्फ अफवाह है। इधर लालू यादव से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव शनिवार को रात को बड़े भाई तेज प्रताप के घर डिनर के लिए पहुंचे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस दौरान दोनों भाइयों में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई। डिनर के वक्त दोनों के अलावा लालू यादव के दामाद और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। यहां तेज प्रताप ने पिता का संदेश परिवार के सदस्यों को सुनाया। इधर लालू यादव और तेज प्रताप की मुलाकात के बाद पुलिस ने कोविड-19 नियमों के विरुद्ध उनके होटल में ठहरने के मामले में केस दर्ज किया है। राजधानी रांची के एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ कैपिटल रेजिडेंसी होटल में ठहरे थे, जिसकी शिकायत इलाके के क्षेत्राधिकारी ने पुलिस में की। दूसरी तरफ लालू यादव से मुलाकात के बाद दोनों भाइयों की बैठक पर सोशल मीडिया यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, हर वर्ष मानसून आता है, लेकिन इससे निपटने की तैयारी क्यों नहीं करती सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार कोरोना महामारी और बाढ़ को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार गत 15 वर्षों में तरक्की की जगह बर्बादी की ओर ही बढ़ता गया। आज भी बिहार में बाढ़ जैसी विभीषिका अगर तबाही मचाती है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि अगर मानसून हर वर्ष एक ही समय पर आता है तो सरकार तैयारी क्यों नहीं करती है। तेजस्वी यादव ने बाढ़ को लेकर विभिन्न सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, पर यहाँ बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई का प्रति व्यक्ति खर्च 104.40 रुपए है, जबकि राष्ट्रीय औसत 199.20 रुपए है। साल दर साल हजारों करोड़ रुपए नीतीश सरकार बाढ़ के नाम पर डकार जाती है, लेकिन इसके नियंत्रण व रोकथाम पर अभी तक एक भी प्रभावी काम नहीं कर पाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपने 15 वर्ष के शासनकाल में नीतीश जी ने एक भी नए तटबंध, डैम या बराज नहीं बनाए हैं, जिससे कि बाढ़ के खतरे व उसके कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का एक अजीबोगरीब नुस्खा है, सभी समस्याओं का भगवान भरोसे छोड़ दो, धीरे धीरे स्वयं कोई भी परेशानी, चाहे वो बाढ़ हो या कोरोना हो, खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार के 16 जिलों, 130 प्रखंडों के 1331 पंचायतों में 83.62 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, पर नीतीश कुमार को उनकी चिंता नहीं है। खाना पूर्ति के लिए मेरे द्वारा बार बार मांग करने पर सिर्फ 2 बार प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मैं तो आम जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने स्तर से लोगों तक खाने का सामान पहुँचाया व राहत कार्य में अब भी लगे हुए हैं। लालू रसोई के माध्यम से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार लगे हुए हैं व खाने का प्रबंध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोरोना महामारी के संदर्भ में बात करें तो 6 महीने बीतने के बाद भी बिहार सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं हुई है। बिहार संक्रमण के मामले में अब भी देश में आगे ही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी में भगदड़ मचा सके इतनी जेडीयू की औकात नहीं, मृत्युंजय तिवारी। जी हां दोस्तों, जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह के बयान पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आरजेडी में भगदड़ मचा सके इतनी जेडीयू में औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग तो जनता ने एनडीए का तोड़ दिया है, जनता अब तेजस्वी यादव के साथ है। जेडीयू के कई नेता अब आरजेडी के साथ हैं। जेडीयू कोई पार्टी नहीं बल्कि बटोरन पार्टी है। दूसरे दलों के नेताओं को खरीदना और तोड़ने की कोशिश करना, यही उसकी फितरत है। लल्लन सिंह के दावे पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस नेता रविंद्र मिश्रा ने कहा कि लल्लन सिंह को नहीं मालूम एनडीए में कितनी बेचैनी है, समय आने दीजिए, भगदड़ कहां मचेगी पता चल जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।